डिबेंचर इशूड फॉर कैश एट पार। अभी यहां पर हम देख लेते हैं कि सभी की जर्नल एंट्रियां किस तरीके से आएगी। सेम वैसी ही एंट्री है जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में देखी थी, सेम वैसी ही एंट्री है। सो द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, दैट मींस यहां पर हम लम सम अमाउंट नहीं मंगा रहे, हम डिबेंचर की जो अमाउंट है, पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में मंगाई जाती है। सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। रिलेवेंट कुछ याद आ रहा है किस तरीके से थी, बैंक टू एप्लीकेशन हम लिखते थे इश्यू ऑफ शेयर्स में, यहाँ पे डिबेंचर है इसीलिए आप उन सभी के आगे बताओगे कि ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है। करेक्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर डिबेंचर। करेक्ट। नाउ ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सो यहाँ पे ट्रांसफर किसमें किया जाएगा, वहां पर हम शेयर कंपनी कैसे जनरेट करती थी, क्यों लेती थी वो पैसा, ताकि हम शेयर कैपिटल में उसे एज ए कैपिटल के थ्रू हम कहीं इन्वेस्ट कर सके। बट डिबेंचर कभी भी कैपिटल पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है, वो अदर एक्टिविटीज के लिए लिया जाता है। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, वो कहां पर जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में उसका पैसा चला जाएगा। देन वहां से कंपनी को उस पर्टिकुलर अमाउंट को किस तरीके से यूज करना है वो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नाउ बात किसकी हो रही है, अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। एंट्री में क्या दे देते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। देखो सेम एंट्री है, बस वहां फर्क क्या हो गया कि शेयर कैपिटल की जगह हर जगह पर आप डिबेंचर लिख रहे हो, है ना, क्योंकि हम ट्रांसफर किस में करते हैं, शेयर कैपिटल में, यहां पर हम ट्रांसफर किस में करेंगे, डिबेंचर में। एंड मनी ड्यू टू अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, सो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री आपको सभी को पता है कि सेम ही दिखने मिलती है हमको। सो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीप्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन कॉल रिसीव्ड। करेक्ट, यहां पर आपको कंप्लीट। नाउ नोट two calls, first call and second call may be journal entry will be made on the lines made of the first and final call. करेक्ट, ये वही चीज है जो हम ऑलरेडी इश्यू ऑफ शेयर में देख चुके हैं, आइदर फर्स्ट और फाइनल कॉल में आएगा या तो कंपनी को और इसके बाद जितने भी हो उतने कॉल्स में वो मंगा सकती है। चलिए डिबेंचर के रिगार्डिंग हम फर्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो जितनी भी आपने जर्नल एंट्री देखी है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। सो नाउ शाइनिंग इंडिया लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स, कितने शेयर हैं, 5000 शेयर्स है। नाउ 8% डिबेंचर, देखिए आपको परसेंट रेट दिख रहा है, दैट मींस कंपनी कितना इंटरेस्ट रेट देगी, 8%। तो क्या सर अभी हमको यहां पर भी परसेंटेज काउंट करना होगा, अभी पब्लिक के पास से पैसा किसको जा रहा है, कंपनी को, क्या तब इंटरेस्ट लगेगा, यहां पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट लगेगा क्या, नहीं। जब कंपनी के पास से जाएगा पैसा पब्लिक को, और वी कैन से यहां पर पब्लिक दैट मींस डिबेंचर को, क्या सर तब लगेगा इंटरेस्ट, बिल्कुल तभी तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट, 8% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 8% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। जैसे परसेंटेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो बार बार आप भी लिखते जाओ ताकि याद रहे कि मैंने किसको कितने परसेंट में दिया था। मे बी नेक्स्ट ईयर या आपको जब दूसरी बार भी इशू कर रहे हो या एक ही साल में दूसरी बार इशू कर रहे हो तो मे बी परसेंट रेट आपने कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, तो पर्टिकुलर उन लोगों के सामने आपको उतना ही लिखना होगा। तो कल को ऐसा ना हो कि जिन्होंने फर्स्ट जो डिबेंचर थे उनको हम ज्यादा परसेंटेज था और कम पे हम दे रहे, या कम वाले को ज्यादा में दे रहे, बराबर। ऐसे में कंपनी की गुडविल खराब हो जाती है कि रेपुटेशन क्या है, मतलब भरोसा नहीं कर सकते, तो कुछ का कुछ कर रहे, इसलिए ये सारी चीजें मेंशन करी होनी चाहिए। सो फर्स्ट देखिए कंपनी किस तरीके से पैसा मंगा रही है, 5000 शेयर्स है, 100 रुपीस ईच है, 20 रुपीस ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीस ऑन अलॉटमेंट एंड 50 रुपीस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल करो इन सभी का तो टोटल अमाउंट हो गई 100 रुपीस पर शेयर, डिबेंचर शेयर, है ना। Now all the debentures were applied for the allotted, all calls were duly received, मतलब सारे पैसे मिल चुके हैं, that means 100 के 100 रुपए 5000 के ऊपर पैसे मिल गए।
मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलो इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट फॉर्मेट देख लेते हैं। सेम वैसा ही होगा जैसे हम बनाते थे जर्नल एंट्री ऑफ द शाइनिंग इंडिया लिमिटेड, है ना। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट की साइन। फर्स्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको फॉर्मेट में इसी तरीके से लिखना होगा, परसेंटेज आगे शो करना ही होगा, बताया है तो परसेंटेज अगेन एंड अगेन आप लिखते जाओ। क्यों लिखते जाओ, क्योंकि कंपनी में यहां पर आपको एक चीज है, कंपनियों में डिवेंचर हर अलग अलग परसेंट रेट पे इशू किए जाते हैं। तो आपको पता तो हो कि भाई मैंने इस डेट को जो इशू किए थे तब मैंने कितना परसेंट इंटरेस्ट देने का बात की गई थी, 8% इसलिए देखो जहां जहां पर है वो वैसा लिखा गया होगा। आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो आपको देखना दो तरह के भी डिवेंचर दिखेंगे, जिसमें 1% को चला होगा, दूसरे का परसेंटेज अलग होगा। तो आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि अरे ये कौन सा परसेंटेज था, कौन सा डिवेंचर था। तो उनके अकॉर्डिंग जो उनके परसेंटेज लिखे उससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये 9% वाले ये लोग इस तरफ है और 8% वाले इधर साइड पे, है ना। क्लैरिफाई कर पाओगे। सो 8 पर 1 लाख रुपीस आ गए। कैसे 1 लाख रुपीस आए, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। 5000 into 20, so you will get 1 lakh rupees. Then 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीस। यहाँ पर आपने क्या किया, जो पैसे कंपनी के पास जनरेट हुए कंपनी ने उसे किस में डाल दिए, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या जाती है हमारी अलॉटमेंट की। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 5000 into 30, so you will get 1,50,000 की यहाँ पर कंपनी का बता रही है कि रिक्वायरमेंट है एज अ डिबेंचर अकाउंट के लिए। सो रिक्वायरमेंट जनरेट करी, पैसे आपको मिले। बैंक अकाउंट 1,50,000 टू डिबेंचर टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कहां से मिले, 1,50,000 में से, बराबर। नेक्स्ट 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,50,000, हाउ इट कम्स 5,000 into 50, 2,50,000 डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू 50 रुपीस पर शेयर, करेक्ट। लास्ट एंट्री क्या हो जाती है हमारी, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, कोई भी इसमें सर्टेन चेंज नहीं है, परफेक्ट वैसा ही है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या हो गया कि कंपनी ने शेयर जितने इशू किए उससे ज्यादा लोगों ने परचेस करने के लिए या मुझे ये शेयर चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन दी है। सो इफ द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन for number of debenture that exceed the number of debenture offered for subscription, it is called over subscription। पॉइंट लिखने जैसा है रिगार्डिंग कभी अगर आपको पूछा जाए कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, so it doesn't mean कि डिबेंचर के रिगार्डिंग ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो, शेयर्स में भी हो जाता है। तब आपको सिर्फ यहाँ पर जो पर्टिकुलर जगह है वहां पे डिबेंचर की जगह शेयर आ जाएगा, करेक्ट। सेम तो वही होगा, the excess application money received can be treated। हमेशा याद रखना आपको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने किस में मिलता है, एप्लीकेशन में ही देखने मिलेगा कि स्टार्टिंग होता है उसमें। सो the total amount of excess number of application is refunded in case the application are totally rejected। कब रिफंड किया जाएगा, जब बाकी की अमाउंट जो एक्सेस डिमांड आई है अगर उसको हम रिजेक्ट कर देते कि नहीं हमने जितना सोचा था हमें तो उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा आ गया है तो भाई ये बाकी का आप लोग रिफंड ले लो, बराबर। नेक्स्ट क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टोटली एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट। यहां पर अब क्या है, या तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई जितने पैसे आ गए तो आन दो, हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में उसे एडजस्ट कर लेंगे जितने पैसे जो आए। सो इन केस पार्शियली अलॉटमेंट इज मेड, पार्शियली का मतलब क्या हो गया, हाफ, है ना। फुल्ली नहीं बोल सकते कि 100 रुपए के सामने मुझे 100 रुपए मिले, नहीं 100 रुपए के सामने बोल सकता हूं 80 मिले, 70, 60, 90, 50, करेक्ट। पार्शियल कुछ कम होता है, परफेक्ट अगर पार्शियली बोला जाए तो आधा। Now the excess amount is adjusted towards some dues on allotment and the rest of the amount is refunded, बराबर। पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ही क्या करी जाएगी, एडजस्ट कर लेंगे और बाकी के अमाउंट उनको उनकी पूरी रिफंड कर दी जाएगी। तो
Journal entry in the above case will be as follow. For refund of money if the application were rejected. देखिए कब क्या बताया जा रहा है, रिफंड अगर रिजेक्ट हो जाए तब की एंट्री आपको बता दी गई। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जितने पैसे उनसे लिए थे हमें मिले थे वो हम उन्हें वापस रिटर्न कर रहे हैं। दैट्स व्हाई बैंक किधर आया है, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक में से पैसा जाएगा। पैसा आता भी कहां है, बैंक में, बैंक के पास से कंपनी के पास। तो सेम वही प्रोसेस होगी, जब पैसे देने भी होंगे कंपनी बैंक को देगी, बैंक में से उन लोगों के पर्टिकुलर अकाउंट में वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी। सो नाउ फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब जब आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट अगर ज्यादा गई और उसे आप ऐसा करते हो कि एक काम करते, रिफंड नहीं करते, उस चीज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, बराबर। इस तरह का अगर हो तो उसकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों अलॉटमेंट आया, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा आया है तो कहां पर एडजस्ट करेंगे, एप्लीकेशन के बाद जो आता है उसमें क्या आता है, अलॉटमेंट आता है, सीधी सी बात है, बराबर। इश्यू ऑफ शेयर में ऑलरेडी हम ये सारे पॉइंट्स देख चुके हैं ना। क्वेश्चन अगर ये राइज हो रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी एंट्री देनी है, रिजेक्शन की कि उन्होंने एडजस्ट किया है उसके रिगार्डिंग, तो ये दोनों में से एक आपको हमेशा आपके क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कंपनी एडजस्ट कर रही है, उसे रिजेक्ट कर रही है। क्लियर, चलिए तो आ जाओ हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। चलिए सेकंड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इजीली। नाउ हियर एबीसीडी लिमिटेड देयर, इन्होंने क्या किया, 5000 शेयर इशू किए, डिबेंचर 10% का उसका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहे हैं, और हर एक की प्राइस क्या है 100 रुपीस ईच पेबल। नाउ कंपनी किस तरीके से पैसे मंगा रही है, देखो 40 रुपीस ऑन एप्लीकेशन एंड 60 रुपीस ऑन अलॉटमेंट, दैट मींस हो गए 100 रुपीस पूरे, 40 प्लस 60 पूरे पैसे कंपनी के पास, कंपनी ने पूरे पैसे मंगा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ पैसे फ्यूचर पर्पस के लिए, नहीं, कंपनी यहां पर सारे पैसे मंगा रही है। ना जब एप्लीकेशन की बात है, जब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बात है तो 5000 शेयर के ऊपर कंपनी को 40 के हिसाब से कितने मिलने चाहिए, 2 लाख रुपए के आसपास मिलता, करेक्ट, कितने मिलते 2 लाख रुपीस। बट यहां पर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 डिबेंचर, कितनी हुई है 6000 डिबेंचर की यहां पर एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव हुई है। नाउ हियर applicant for 50 debentures, कितने, only 50 debentures were sent letter to regret a money was refunded। सिर्फ यहां पर देखना, सिर्फ 50 ऐसे डिबेंचर है जिनके रिगार्डिंग कंपनी ने क्या बोला है कि भाई जो 500 डिबेंचर होल्डर है जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, भाई उनको मनी हम रिफंड कर देंगे, और बाकी के जो है दैट मींस वो तो एडजस्ट कर लेंगे। मतलब समझना पूरा, दोनों चीज एक साथ बता दी गई। नाउ अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपरली टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन वाज अप्लाइड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, रिमेनिंग अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारी चीजें आपको मिल चुकी है, रिजेक्ट का भी बता दिया है, किसी 500 डिबेंचर्स को उनको पैसे उनके वापस भी दे दिए जाएंगे। दैट मींस यहां पर आपको चेक करना है कि ऐसे कुछ है क्या जो हमने एडजस्ट भी कर रहे, तो वो चेक करो। 5000 थे, 6000 एप्लीकेंट पे आपको मिले, दैट मींस 1000 एक्स्ट्रा हो गए, जिसमें से 500 ही आप सिर्फ दे रहे हो, दैट मींस रिमेनिंग कितने हो गए 500 को आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, बराबर। चलिए इसके रिगार्डिंग क्या है, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। हमारी जर्नल एंट्री क्या है कि फर्स्ट बैंक अकाउंट टू 10% एप्लीकेशन अमाउंट, कैसे आएगी, एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है भाई, उस टाइम पे 6000 पे 40 रुपीस मिल रहे हैं, दैट मींस 2,40,000, जबकि यहां पर कंपनी को कितना चाहिए था 5000 शेयर के ऊपर चाहिए, तो कंपनी उतना ही मेंशन करके बताएगी भी आपको। देखो यहां पे कंपनी यहां पर आपको परफेक्ट उतना ही मेंशन करके बता रही है ना। क्या बताया कंपनी ने यहां पे कि भाई ऑल ओवर पैसा उन लोगों ने कितने पे दिया है 6000 के ऊपर कंपनी के पास रिसीव हुआ है, पर एक्चुअली कंपनी को कितना पैसा चाहिए था, तो भाई 5000 के ऊपर 40 रुपीस, बराबर 2 लाख रुपए चाहिए।
तो भाई कंपनी ने यहाँ पर एक चीज बताई कि 500 डिबेंचर उनको उनका पैसा वापस करो टू बैंक 500 into 40 20,000। अब देखिए थे कितने 6,000 रिसीव हुए, उनको चाहिए कितने थे एक्चुअल 5,000, दैट मींस 1,000 एक्स्ट्रा है, जिसमें से हम 500 डिबेंचर है उनको उनका पैसा वापस दे रहे। तो बचे कितने भाई 500 ऐसे डिबेंचर है जिनका पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिनका पैसा अभी हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री आएगी। वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे अलॉटमेंट में, ताकि अब अलॉटमेंट में नेक्स्ट टाइम हम अलॉटमेंट में इतने पैसे कम लेंगे ना, ऑलरेडी हमारे पास ये इतने तो आ चुके हैं बराबर। तो ये वो है 500 into 40 करेक्ट। पता चली एंट्री हम देखी थी बैंक क्रेडिट कब होगा, जब हम पैसे रिफंड करने होंगे, है ना। पूरा नैरेशन में देखो दिया हुआ है। सेम ऐसा ही नैरेशन आपको भी कंपल्सरी लिखना होगा, तभी आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज नैरेशन नहीं तो मार्क्स भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट। नाउ 10% डिबेंचर, नाउ 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर किस तरीके से अमाउंट आएगी भाई 5,000 पे 60 रुपीज। कंपनी इतना ही मंगा रही थी, कंपनी ने इतना ही बताया था कि 5,000 के ऊपर 60 रुपीज अलॉटमेंट में, तो दैट मींस टोटल कितना चाहिए था कंपनी को 3 लाख रुपीज। सो तो कंपनी के पास अब यहाँ पे क्या हो गया कि 3 लाख चाहिए, लेकिन हमको ऑलरेडी एप्लीकेशन में 20,000 रुपए तो पहले से ही मिल चुके, एप्लीकेशन में ऑलरेडी अलॉटमेंट के नाम पे हमको पैसे मिल चुके। दैट मींस कंपनी के पास अब कितने पैसे अलॉटमेंट के तौर पे आएंगे, ऑलरेडी 20,000 तो मिल चुके हैं ना, that means 30 minus 20 comes on 2,80,000 2,80,000 करेक्ट। सेम है जैसा हमने पढ़ा था आगे भी, इशू ऑफ शेयर्स में ये सारी चीजें सेम ही है ना। चलिए नाउ एक्सरसाइज नंबर 30.2 लिस्ट द वेरियस फॉर्म्स इन व्हिच डिबेंचर्स कैन बी इशूड। करेक्ट, कौन सी चीजें हो सकती है, ये आपको नंबर ऑफ दिए हुए, issue of cash, issue of consider other than cash and issued as collateral security, correct. Then the next one is a company issued a 10,000 shares 10% debenture of 100 each, 30 rupees per debenture was paid along with the application. Now application were received 12,000, that means 2,000 ज्यादा पे हुई है। What can company do with the excess application money? That means कितनी अमाउंट हुई 60,000 हुई। तो यहाँ पर भाई दो चीज है, यहाँ पे दो चीज है, या तो कंपनी क्या कर सकती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, या तो एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट कॉल। यहाँ पर कंपनी पैसा रिसीव करेगी, साथ साथ में आइदर वो क्या कर सकती है उसे रिजेक्ट करके भी दे सकती है। दो चीजें, या तो रिजेक्ट करेगी या तो उसे एडजस्ट करेगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। दैट मींस ऑल ओवर 60,000 की कैसे अमाउंट है, इसका कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी या इसे किस तरीके से यूज कर सकती है, बराबर। चलो नाउ 30.3 इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। सेम जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग देखा था कि शेयर कैसे प्रीमियम पे इशू होते हैं एंड डिस्काउंट पे होते हैं, सेम वैसे ही डिबेंचर भी एज अ प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे इशू होते हैं। सो डिबेंचर आर सेड टू बी इशूड एट प्रीमियम व्हेन दीस आर इशूड एट द वैल्यू ऑफ व्हिच इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। ऑलरेडी आप लोग आगे पढ़ चुके हैं कि प्रीमियम कब पता चलता है कि यार ये प्रीमियम में हुआ है, जैसे नॉमिनल या वी कैन से एक्चुअल वैल्यू उसकी 100 रुपीस थी और जब उसको मार्केट में किस तरह से दिया गया 110, दैट मींस जो डिफरेंस अमाउंट है 10 रुपीस का वो क्या है आपका प्रीमियम। एंड सेम फेस वैल्यू उसकी 100 है एंड इफ अगर वो 90 रुपीस में दिया गया, एंड इफ अगर वो 90 रुपीस में दिया गया, डिफरेंस अमाउंट 10 आई, लेस देन है ये, दैट मींस क्या हो गया डिस्काउंट। बेसिकली चीज है ये, आपको सारी चीज आपको भी पता ही है। नाउ मेन चीज कौन सी यहाँ पे, the premium on the issue of debenture is credited to the security premium account, but
एज पर सेक्शन नंबर 78 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से याद रहना चाहिए, मे बी फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको पूछा जा सकता है कि एज पर सेक्शन डैश, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर? चलिए इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से क्लियर हो जाएगा ना। एंट्री देख लो किस तरीके से प्रीमियम की रिगार्डिंग एंट्री आपको बताएगा यहाँ पे, ये प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी। इफ अगर कोई डिबेंचर प्रीमियम में अलॉट किया जा रहा है, सो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सेम जैसा इशू ऑफ शेयर में देखा था वैसा का वैसा ही ये सिर्फ शेयर की जगह लग गया है डिबेंचर। सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अलोंग विद प्रीमियम। चलो आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। सो a company here issued 5,000 debentures at 10%, है ना, at 10% rate of interest of 100 rupees each. Now here each at a premium of rupees 20%. 20% का क्या है, हर एक शेयर के अंदर प्रीमियम दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग बोला है, एक्सक्लूडिंग ऐसा कुछ नहीं बोला गया है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। पेबल एज 60 and application 60 on allotment, that means मतलब समझना यहाँ पे ओवरऑल प्राइस क्या बोल दी उसकी, एक शेयर की कीमत क्या है 100 रुपीस, बराबर। अभी देखो डायरेक्ट अगर सीखना हो तो सीखो, यहाँ पे एट के आना जो सेंटेंस पढ़ लेते हैं पता क्या चल रहा है कि प्रीमियम इंक्लूडिंग है, किसके इंक्लूड है वो देखना जब बाकी है अभी। सो 60 That means अगर इन दोनों का टोटल किया जाए तो कितना हो जाता है 120। कितना हो गया 120। 100 का भी 20% अगर किया जाए तो कितना आता है आपको 20%, 20 एडिशनल आएगा जो क्या किया जाए बताएगा प्रीमियम। सेम डिफरेंस अमाउंट आपको क्या बता रही है यहाँ पे कि भाई ये क्या है 20 रुपीज एज अ प्रीमियम है, बराबर। क्लैरिफाई हुई ये चीज, है ना। चलो तो अब इसी के रिगार्डिंग आपको करनी है, एंट्री करेंगे। सो ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, ऑल डिबेंचर इट मींस जितने इशू किए थे वो सभी के सब सब्सक्राइब हो गए हैं सक्सेसफुली और उनका अमाउंट भी आपको रिसीव हो गया है। सो एंट्री क्या आ जाएगी, चलिए एंट्री देख लो। फर्स्ट क्या आती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। सो एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी भाई, पहले शेयर कितने थे 5000 के शेयर थे इनटू 60 रुपीस हम मंगा रहे थे एप्लीकेशन पे, दैट मींस कितना हो गया 3 लाख रुपीस। सेम यही चीज हम किस में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट किस पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे, बराबर। तो अलॉटमेंट में पैसे चाहिए तो पहले बताने पड़ेंगे। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, नाउ हियर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा बराबर, यहाँ पे इंक्लूडिंग इसमें बता गया ना, दैट मींस इंक्लूडिंग अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट में क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, दैट मींस 100 रुपीस में भाई 60 तो कवर हो गया, 100 में 60 तो कवर हो गया, बचे कितने 40, दैट मींस 40 रुपीस क्या है अलॉटमेंट, है ना, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम इसके पास दिया होगा, दैट मींस इस अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, वो कितना होगा भाई रिमेनिंग अमाउंट, दैट मींस 20 एडिशनल इसमें क्या है प्रीमियम, बराबर। चलिए सो डिबेंचर अलॉटमेंट कितना है भाई, अगेन लिखेंगे 5000 into 60,
एक्चुअली उनके पास कितना, डिबेंचर के पास कितना जाएगा, वो अमाउंट थी। सो 5000 इंटू 40 रुपीज, करेक्ट, पर शेयर की प्राइस थी तो 2 लाख रुपीज। एंड सेम 5000 के सामने 20 रुपीज एज अ प्रीमियम मिल रहा था, तो कितना आ गया 1 लाख रुपीज, बराबर। अमाउंट तो सीधी डिबेंचर अलॉटमेंट के पास ही जाएगी या उनको मिलेगी, बट क्लासिफाई तो करना पड़ेगा कि ये अमाउंट कहां पर जा रही है। डिबेंचर अकाउंट में जाएगी 2 लाख रुपीस, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी 1 लाख रुपीस। ये उन्होंने बता दिया ना, पैसे चाहिए मंगवाओ, सो पूरे पैसे आए बता दिया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीस टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, अलॉटमेंट मनी सक्सेसफुली रिसीव, करेक्ट। जनरली ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपके 3 से 4 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 ही अगर इंस्टॉलमेंट में क्लियर हो रहा है तो इतना ज्यादा मार्क्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही इतना टफ आएगा। हार्डली 3 to 4 मार्क्स में तो आपको इजीली कर सकते हो आप लोग, है ना। एनी फोकस करो कि इसका वेटेज अगर थोड़ा ज्यादा भी आ जाए, है ना, कि कल को उठ के अगर यही सम 5 से 6 मार्क्स में आ रहा है फिर तो और भी अच्छा है, आप इजीली हर चीज स्कोर कर पाओगे, बराबर। चलिए सेम जैसा हमने अभी देखा था प्रीमियम के रिगार्डिंग ना, सेम वैसा ही आएगा अब हमारे लिए डिस्काउंट के रिगार्डिंग। हम कुछ एंट्रीज देखेंगे कि डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट किस तरीके से होता है। आपको ऑलरेडी आगे बताया गया था कि डिस्काउंट आप कैसे जज करोगे। सीधी सी बात है ना, आप लोग भी कहीं पर जाते हो, वो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उसकी जो एमआरपी होती है अगर उससे कम प्राइस में आपको मिले, करेक्ट, उससे कम प्राइस में मिले एंड जो उसने प्राइस बताया स्टिल उसके भी और कम प्राइस में बिलिंग बना के दे रहा है, दैट मींस क्या हुआ, अरे डिस्काउंट मिल गया, करेक्ट। एंड कहीं पर देखिए ऐसे तो होता है नहीं, लेकिन स्टिल जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है और आपको पता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट 50-100 रुपए मिल जाता है, अराउंड इतना मालूम है कि यार 100 रुपए मिलता है, लेकिन अगर शॉप पे अगर वही प्रोडक्ट 120 रुपए का मिलेगा, आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि यार ये शॉप वाला मुझसे 20 रुपए ज्यादा मांग रहा है, करेक्ट। सेम ना सही है यहाँ पर प्रीमियम के रिगार्डिंग और यहाँ पे डिस्काउंट के रिगार्डिंग पता चल जाता है। चलिए तो देखिए डिबेंचर के अंदर ये एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, Companies Act has not laid down any condition for the issue of debenture at a discount has been laid down in case of issue of shares at discount. That means issue of shares के regarding कंपनी जब शेयर इशू करती है मार्केट में तो उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है जो एज पर कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग बताए गए, बट एज कंपेयर टू शेयर डिबेंचर के ऊपर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिबेंचर चाहे तो जितने भी डिस्काउंट पे लेना चाहे वो ले सकता है, बराबर। सो यहां पर क्या होगा, हाउएवर देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इशू ऑफ सच डिबेंचर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। करेक्ट, आपको बताया गया था कि आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो किसके अंदर लिखे होते हैं, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे होते हैं। कंपनी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। सो डिस्काउंट की एंट्री यहां पर किस तरीके से आएगी, सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया आपने, सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर में आप लोग देख चुके हो तो बहुत इजी है, कर सकते हैं। सो अलॉटमेंट मनी ड्यू, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज, आप जितने पर शेयर के ऊपर दे रहे हो यहाँ पे डिस्काउंट वो आएगी पर डिबेंचर, करेक्ट। चलिए इसको भी इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे तो और भी इजी समझ में आएगा, है ना। सो नाउ हियर इलस्ट्रेशन नंबर 4, अ कंपनी हैज इशूड 2000 debenture shares at 9% interest rate of 100 rupees each of the price of a share. Now here each at discount of rupees 10% of 10% payable. That means यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि भाई एक शेयर की प्राइस, डिबेंचर शेयर की प्राइस क्या है 100 रुपीज है, एक शेयर की प्राइस क्या है 100 रुपीज, बट यहाँ पे कंपनी साथ में क्या बोल रही है कि भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे, कितना 10% का, एक डिबेंचर शेयर की प्राइस है, है ना। चलो
चलो शेयर मत लगेगी, एक डिबेंचर की प्राइस है 100 रुपीज, उस पर 10% का डिस्काउंट, तो भाई 10% 100 का कितना होता है, लेस करो, दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई 90। डिस्काउंट हमेशा क्या किया जाता है माइनस 10%, माइनस हो गए 10 माइनस 100 माइनस 10, कितने है आपके अमाउंट 90 रुपीज, करेक्ट। अमाउंट कितनी आ गई 90। अब 100 रुपीज का जो शेयर है कंपनी कितने में लोगों को दे रही है 90 रुपीज में, क्लियरली देख के पता चल रहा है डिस्काउंट हुआ है। चलिए अब कंपनी 90 रुपीज किस तरीके से मंगवाएगी वो देख लो। सो हियर 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन दी अलॉटमेंट, बराबर। कंपनी किस तरीके से मंगा रही है 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 50 रुपीज ऑन दी अलॉटमेंट। ना यहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर देना कि आपकी अमाउंट अगर सेम आ रही है इट डजंट मीन कि आप डिस्काउंट की एंट्री देंगे। यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको उसकी एंट्री देना कंपलसरी है, बराबर। कि 10% की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, आइदर वो 10% हो या 0.01% भी क्यों ना हो। इफ अगर आप डिस्काउंट ले रहे हो, अगर आपको कहीं से पैसे ज्यादा आते हैं वो दिखाया जाता है प्रीमियम में, सो इफ अगर आप डिस्काउंट पे दे रहे हो 1 रुपए का ही क्यों ना हो, स्टिल उसकी एंट्री आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर अगर इतनी अमाउंट कम आएगी तो आप सोचते रह जाओगे कि अरे ये अमाउंट कम क्यों आ रही है। अगर वहां पर आपने डिस्काउंट मेंशन किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगी, इसलिए डिस्काउंट का पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर रखेंगे, बराबर। चलिए इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। सो डिबेंचर अकाउंट हियर कितने शेयर्स है हमारे 2000 शेयर्स इनटू 40, सो 2000 शेयर्स इनटू 40। बेसिकली इफ अगर आप ऐसे भी बताना चाहो तो आप एग्जाम में बता सकते हो, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग प्रोसेस है, बट जिसको इस तरीके से बताना हो वैसे बताओ, मल्टीपल करके सामने बताना हो सामने बताओ, या रफ शीट पे बताओ, ठीक है। तरीका आपका होगा लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हैंडराइटिंग के भी ऊपर मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में गलत भी लिख दो तो मार्क्स नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पता ही नहीं चल रहा है कि आपके फॉर्मेट क्या है। ओके, सो 2000 into 40 you will get 80,000 रुपीस हमें मिल गए। नाउ 80,000 रुपीस को क्या किया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर, बराबर। डिबेंचर अकाउंट में क्या किया जाएगा ट्रांसफर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एंट्री किस में से बनती है हमारी अलॉटमेंट के रिगार्डिंग ही बताया गया था आपको, जर्नल एंट्री पढ़ी है आपने। सो ऑल ओवर एंट्री क्या होगी हमारी, चलिए एंट्री क्या होगी डिबेंचर अकाउंट के रिगार्डिंग। सर हियर आई थिंक 2000 था ना, 2000 into 60, करेक्ट। डिबेंचर का डिस्काउंट कितना मिल रहा था उनको भाई, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10 रुपीस का मिल रहा है ना, वी कैन से 10 रुपीस का ही मिल रहा है, तो 2000 into 10 you will get 20। now the remaining amount is goes to the डिबेंचर अलॉटमेंट, दैट मींस उनको कितने पैसे मिलेंगे यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे लिख दो 50। देखिए क्लियर हो रहा है एकदम, जितनी अमाउंट क्रेडिट पे आ रही है उतनी ही डेबिट में सेट ऑफ हो रहा है। चाहो तो यहाँ से भी आप देखिए सेट ऑफ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कह रहे बहुत बड़ी अमाउंट है, चलिए ये तो 0 है, इससे क्लियर हो रहा है कि हाँ मालूम पड़ गया ना 0 है, इजीली क्लैरिफाई कर रहे हैं। बट अगर डिजिट एकदम इवन ऑड नंबर में अगर आ गए तब आप क्या करेंगे, तो आप जिस चीज से मल्टीपल कर रहे हो ना उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, बराबर। चलो कितने अमाउंट, दैट मींस डिबेंचर अलॉटमेंट को कितने मिलेगी 1 लाख रुपीस। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख, बराबर। प्रीमियम में हम पूरी अमाउंट लिखते थे, व्हाई, क्योंकि हमको पैसा तो पूरा ही मिलता था, विद प्रीमियम मिलता है, बट हम जितनी प्रीमियम की अमाउंट है उसे हम डिबेंचर के अकाउंट में कंसीडर नहीं करते, वो अमाउंट को हम डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्लियर। इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट के रिगार्डिंग हमें थोड़ी कुछ मिल रहा है, यहाँ पे तो हम उनको 20 कितना है 20,000 रुपीस बोल रहे हैं कि अरे लेस कर दिया है, ऑल ओवर कितने 1 लाख के ऊपर या 1,20,000 के ऊपर, है ना। इसलिए चलो नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा
अदर दैन कैश के रिगार्डिंग बात की गई थी। सो व्हेन अ कंपनी परचेज some assets and issues debenture as a payment for the purchase to the vendor, it is known as issue of debenture for consideration other than cash. Correct? वापस समझना क्या चीज बता रहा है। When a company purchase some asset and issue debenture as a payment for the purchase to the vendor, it is known as issue of debenture for consideration other than cash. सपोज मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल अभी, है ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं सामने वाले के पास जा रहा हूँ या उससे पास में कोई चीज दे रहा हूँ। अरे सपोज मैंने कोई पेन ले ली या हाँ चलिए पेन ले लिया, बुक ले ली, स्टेशनरी पे गया, पेन बुक ले ली, एकदम सर्टेन याद आया अरे पैसे तो जेब में ही नहीं है, अब क्या होगा, सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, अदरवाइज मैंने जो चीज ली है मुझे वो देगा नहीं रिटर्न में। करेक्ट? तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अच्छा एक काम करो, आप मेरे पास में मेरी वॉच है या दूसरी कोई भी एक एसेट वाली चीज दे दो कि आप ये ले लो, इसके बदले मुझे अभी का ये दे दो, बराबर। इफ अगर वो वैल्यूएबल हुई कि हाँ यार चलो अच्छी लगी, हाँ चल ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि भाई अभी पैसे नहीं है इसके लिए आप ये ले लो, बाद में मैंने आपके पास से जो चीज लेके गया था, पेन पेंसिल जो भी लेके गया हूँ या बुक लेके गया, मैं बाद में इसके पैसे दे दूंगा और मेरी चीज मैं वापस ले लूंगा। जेन्युइनली आपने कोई सी पिक्चर में भी देखा होगा या डेली लाइफ में भी देखने की चीज है। तो सेम वैसे यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग है कि कंपनी जब स्टार्टअप होती है या बहुत सी टाइम ऐसा होता है जब कंपनी लॉस में आ जाती है, तो उस टाइम पे कंपनी के पास क्या है कि यार मुझे क्रेडिट पे पेमेंट दे दो। बहुत से लोग क्या होता है कि क्रेडिट पे पेमेंट दो, बट कोई कोई लोग क्या होंगे कि नहीं यार ये कंपनी तो डूब रही है, इसको क्रेडिट पे पैसा देना मतलब बहुत डेंजर की बात हो जाएगी। सीधी सी बात है ना कि आप अगर कोई लॉस में दिख रही कंपनी तो क्या उसकी हेल्प करने चले जाओगे? इंसानियत ठीक है करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए कि खुद का ही नुकसान हो जाए, बराबर। तो सीधी सी बात, हम में से कोई भी इतनी हेल्प नहीं करेगा उस कंपनी की। सो उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी कि यार क्रेडिट तो कोई दे नहीं रहा है, तो इन शॉर्ट अभी मैं कैश भी ज्यादा जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑलरेडी आगे लगाना है कैश को। तो उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, जो उसके डिबेंचर थे, जो उसने डिबेंचर इशू करके पैसे जनरेट करते, वही डिबेंचर किसको दे देंगी? जिनके पास से पेमेंट ले रहे उन्हीं को दे देंगे कि भाई अभी मेरे पास, मैंने आपके सामने से जितना एसेट लिया है, मैंने जितने का एसेट ले रहा हूं, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जितनी वैल्यू होगी उसके सामने मैं आपको क्या दे रहा हूं? मेरी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा हूं, उसकी भी वैल्यू सेम यही होगी। सपोज अगर 10,000 के एसेट ले रहा हूं, अगर कोई कंपनी 10,000 की एसेट परचेज कर रही है जिसके सामने पैसे नहीं है, तो उसको जो डिबेंचर की अमाउंट होगी वो भी मिनिमम इतनी अमाउंट तो देनी ही होगी। हाँ, इससे ज्यादा हो सकती है बट इससे कम नहीं कर सकते, बराबर। ये तो फिर डिपेंड करता है कि जो वेंडर है वो कैसा है, दिमाग वाला हुआ तो और ज्यादा बोलेगा, नहीं हुआ तो बोले हाँ चलो ठीक है, नहीं से कुछ भी, बराबर, डिपेंड करेगा, है ना। हमने ये शेयर ऑफ इशू के रिगार्डिंग भी देखा था, शेयर ऑफ इशू के रिगार्डिंग भी देखा था, एंड साथ ही साथ कितनी बार ऐसा होगा, शायद आपके स्कूल टाइम में भी हुआ हो, या आज किसी के पास कोई पेन नहीं है, अरे यार देख तूने मेरी पेन घुमा दी, मुझे तेरी पेन दे दिया। वो उस वक्त पैसे नहीं मांगते थे, मुझे जो चीज चाहिए वो दे दे, तो पेन दे दे, नेक्स्ट टाइम बोला अगर लेके आना और ये अपने पेन लेके चले जाना। कितनी बार ऐसा होता भी होगा या शायद ना भी हुआ। सो चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी अब वो देखो। आपने यहाँ पे व्हाटएवर कोई भी एसेट परचेस कर रहे हो यहाँ पे, है ना, कुछ भी चीज, तो आप उसकी एंट्री क्या दोगे? एसेट तो एसेट ही है। चलिए, जैसे परचेज ऑफ एसेट, इसकी एंट्री क्या जाएगी? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, बराबर। सो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, परचेज टू एसेट, है ना। हमने क्या किया है, क्योंकि हमने परचेज किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हु इज द गिवर? वेंडर इज द गिवर। अकाउंटिंग हमारा रूल है, तो उस हिसाब से हमारी एंट्री हो जाएगी। वेंडर का यहाँ पे नाम क्यों आ रहा है ये भी होगा कि सर ये ट्रांजैक्शन तो हमने क्लियर कर दिया है, ऐसा नहीं है कि पैसे बाद में देंगे, हमने इसके बदले हमारे डिबेंचर दिए,
एक डाउट आ रहा है कि क्यों वेंडर का नाम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भाई आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो मॉनेटरी बेसिस पे नहीं, अपने अपने डिबेंचर्स देके रखे कि इन फ्यूचर अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो तुम डिबेंचर ट्रांसफर करके भी अपना पैसा उतना पर्टिकुलर अमाउंट का जनरेट कर ही सकते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पर कंपनी वेंडर क्यों लिखेगी? क्योंकि कंपनी को एट द एंड कुछ टाइम के बाद अपने जो डिबेंचर जिसको दिए थे कंपनी उतना पैसा उसे दे के वापस अपने डिबेंचर अपने पास ले लेगी। सही है? क्यों इस तरह से करना पड़ेगा कंपनी को? जल्दी एक डाउट आना चाहिए आपके मन में भी कि क्यों कंपनी पागल है क्या? कि क्यों जब डिबेंचर दे दिया है तो फिर क्यों जाके लेना? पागल तो है नहीं कंपनी। आपने डिबेंचर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसे इंटरेस्ट रेट देना होता है, विथ इंटरेस्ट के साथ। जितने भी डिबेंचर होल्डर है उनको उतने टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना, उतने टाइम पीरियड के हिसाब से उनके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर शेयर है, उसके ऊपर परसेंटेज में या लमसम अमाउंट में उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर अगर कंपनी जितना जल्द से जल्द वो डिबेंचर वापस ले ले तो ही कंपनी का फायदा है। अदरवाइज ऐसा कि 10 साल तक पड़ रहे तो हमको क्या है भैया, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। देना तो हो गई, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट होगा कि भाई मैंने डिबेंचर लिए है। इजीली कानूनी तौर पे वो हकदार होगा कि भाई एनी हाउ कंपनी का जो भी ओनर है उसे कैसे भी करके उसकी उतनी पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर करनी होगी, वो भी विद इंटरेस्ट के साथ। इसलिए कंपनी के लिए एक तरह की लायबिलिटी हो जाती है कि भाई उसको पहले पैसा दे दूं तो मेरे डिबेंचर वापस आ जाए। जहां एक एक साल आप लेट करते गए इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। ये शेयर नहीं डिबेंचर है। बराबर? डाउट आने चाहिए। चलिए क्लियर हो गए होंगे। सो ऑलमोस्ट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग डिबेंचर देखिए किस पे होती है, ऑलरेडी पता है। एक्चुअल प्राइस पे होगी, डिस्काउंट पे होगी या तो प्रीमियम पे होगी। बस ये तीन ही है, ये तीन ही भाई भाई घूम रहे साथ में। सो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट के रिगार्डिंग डिस्काउंट का पॉइंट आ गया, बीच पर डिस्काउंट डाल दो। वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रीमियम आ गया, प्रीमियम को क्रेडिट कर देते हैं। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बराबर? देखिए एंट्री में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर देखना चाहो ना तो इतने सही तरीके से देख सकते हो इसको। प्रीमियम वाली, सॉरी पार वाली, डिस्काउंट वाली एंड एट प्रीमियम वाली। हमारे यहाँ पर एंट्री तो फिक्स ही है, वेंडर अकाउंट टू डिबेंचर। जब डिस्काउंट आया, डिस्काउंट आता है डेबिट पे, प्रीमियम आया, प्रीमियम का आता है क्रेडिट पे। बराबर? सिंपल सा है। पॉइंट आपको याद रखना, जैसा अपनी बुक में इसे नोट डाउन कर लेना। बराबर? जितने भी आपके बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री आपको जो दिखाई जा रही है कि इस तरीके से फॉर्मेट में होगी, तो सेम उसको उसी फॉर्मेट से प्रिपेयर करो, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि याद रहना चाहिए ना ये चीज आपको। चलिए है इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी है ये फॉर्मेट। चलिए आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। एमबी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 1,98,000। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अब जैसे जैसे इलस्ट्रेशन बढ़ते जाएंगे आपने पिछला जितना पढ़ा है वो भी उसके अंदर कोलैप्स होते जाएगा। बराबर? उसके अंदर ही ऐड होता जाएगा। सो 1,98,000 की यहाँ पे एमबी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने परचेज करी है, जिसके सामने उन्होंने कितने शेयर इशू किए हैं? डिबेंचर शेयर उन्होंने इशू किए 9% इंटरेस्ट रेट के साथ उन्होंने इशू किए। कितने? ऑफ 100 रुपीज ईच। कितने? 100 रुपीज ईच। सो मेक जर्नल एंट्री इफ द डिबेंचर वर इशूड एट। अब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि आप लोग बताओ कि अगर एंट्री आपको कैसे बताइए, अगर पार पे एक्चुअल प्राइस पे होती तो उसकी एंट्री क्या होती, क्या अगर वो डिस्काउंट पे होती तो उसकी एंट्री क्या होती, या प्रीमियम पे होती तो उसकी एंट्री क्या होती। करेक्ट?
प्रीमियम की अमाउंट आपको बताइए कितनी है, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं वो भी आपको बता दिया। डायरेक्ट यहाँ पर आपको अमाउंट स्पेसिफाई कर और शेयर की वैल्यू आपको भी